खुशामदीद। मेरे साथ आरफ गढ़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। ये अदालती जो इस्लाहात का बिल है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश है या नहीं है? वैसे इसकी ज़रूरत क्या थी? हम इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर चुके हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस क्या हुकूमत के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये इसकी हेयरिंग अभी जारी है। 1 मार्च वाला फैसला वो 3-2 का था या 4-3 का था? वैसे तो हम पंजाबी में बड़ी साहब कहते होते हैं ना, डाडे तो 100 सत्तावियाँ होता है, तो कोई बात नहीं, जिस तरह मर्जी कर लें। IMF का पाकिस्तान पर एतमाद क्यों ख़त्म हो गया और क्यों रगड़ा लगा रहा है? क्योंकि अब दबे लफ्ज़ों में हुक्मरानों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मईशत फारग। जी बड़ी साहब, ये जो बिल है सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारी शानदार रवायात हैं, जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब की हों या सुप्रीम कोर्ट पर हमले की रवायात हों, तो उसमें क्या ज़रूरत थी कोई कानून साजी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम अदारा है। पार्लियामेंट, माफ़ी चाहता हूँ, क्या उसने कभी ये किया कि पाकिस्तान में रोज़गार देना सियासतदानों की जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट ने कभी कहा साफ पानी नहीं जाना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, सरकारी अस्पताल होने चाहिए, गरीबों को उसको दो। अपना ज़ाती मफाद शहबाज नवाज शरीफ को क्लियर कराने के लिए आपने ये लाया। आपने पहले सुप्रीम कोर्ट पर क्लियर ही है, उन्हें क्या मसला? फिजिकल हमला किया। आज आपने, मुझे तो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू पे हैरत हो रही है कि आप चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। और भाई यही चीफ जस्टिस थे कि जो कासिम सूरी की अगर सो मोटो लेके ना करते तो आप आज पार्लियामेंट में ना होते। आज शहबाज शरीफ, सलमान अकरम राजा साहब, कैसा हमारे साथ सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलमान साहब, आपको कहना तो यकीनन सूरज को चिराग दिखाना है। ये अदालती इस्लाहात का जो बिल हुआ है, आप इसे क्या देखते हैं और क्या इससे पुराने केसों पर भी असरअंदाज होगा? क्या इससे अदलिया मजबूत होगी या क्या इसमें आपकी राय है? देखिए, ये बिल अभी इसका जो मुसवदा है जो पास हुआ है मेरे सामने नहीं है, लेकिन देखिए मेरी उमूमी राय ये हुआ करती है कि पार्लियामान अगर कुछ करती है तो उसको ताज़ीम की नज़र से देखना चाहिए। यही हमारी जमहूरियत का और हमारे आइन का तकाजा है। ठीक है, कानून साजी होती है जिससे एक को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन ये मामला चलता रहता है, ये कोई आखिरी कानून नहीं है। उसके बाद और मौके आएंगे और उसूली तौर पे बहुत अरसे से ये तकाजा ज़रूर था कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की शिक जो है 184(3) उसके तहत कोई मामला उठाती है, चाहे वो अज़ खुद उठाए या किसी की पिटिशन पे उठाए, तो उसके बाद कोई अपील का हक नहीं होता। हमारे लातादाद फैसले हैं शरीयत कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, कि कम से कम एक अपील जो है वो शरई हक भी है। लिहाजा उसूली तौर पे देखा जाए तो अपील का हक देना कोई बुरी बात नहीं है। सवाल यहाँ तकनीकी नौइयत का है कि क्या इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, क्या ये सादा कानून साजी के ज़रिए हो सकता है? ये दूसरी बात है कि इसका मौका क्या है, जल्दबाजी में क्यों किया गया, वो तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन तकनीकी सवाल मेरे लिए ज़्यादा अहम है। पार्लियामान की जो नीयत है उस पर हम शुबा नहीं किया करते। नीयत कुछ भी हो, जब पार्लियामान एक फैसला कर देती है तो वो कानून बन जाता है, मासवाए ये कि वो आइन से मुतसादिम हो, और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। इसमें आइन से मावरा कोई शक तो नहीं है, और वो मामला यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को दूसरे बेंच की अपील सुनने का इख्तियार दिया गया है। क्या इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी या ये रूल्स को बदलने से किया जा सकता है? ये एक काबिल गौर मामला है, और जब मुकदमा कभी अगर हुआ तो ये चलेगा। अच्छा, आप सिर्फ ये रहनुमाई फरमा दें, आपकी नज़र में एज ए कानूनदान क्या ये सादा अक्सरियत थी या 2/3 अक्सरियत चाहिए थी जो इन्होंने अमेंडमेंट की है? आपकी राय एज ए आईनी एक्सपर्ट। इसीलिए अर्ज किया, ये बहुत ही मुश्किल सा मामला है। इसमें बिल्कुल ये बहस हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को चूंकि एक तरह से इन्होंने 2 दर्जे दे दिए हैं, एक ओरिजिनल बेंच और उसके बाद एक एपलेट बेंच, तो ये आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए था। लेकिन माजी में ये मिसाल हमारे पास मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अपील की जो ताकत है, कॉम्पिटिशन एपलेट ट्राइब्यूनल हो, कई इदारे हैं, कई झेली ट्राइब्यूनल हैं, उनके फैसलों से बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में सादा कानून साजी के जरिए की गई है। इसलिए एक बहस तरफ मामला, ये ऐसे मामलात होती हैं जिन पे हफ्तों सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमे चलते हैं,
गौर होता है और कोई बात सामने आती है। इसमें ज़रूर एक आईनी नुक्ता है, लेकिन सरे दस्त मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल आइन से इनहराफ है। हो सकता है ये इनहराफ हो, लेकिन ये काबिल गौर मामला है। अच्छा राज साहब, मैं ज़रा थोड़ा एक और तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसका एक पस मंज़र भी है। ये वतन अजीज़ में ही ये रवायत है कि आप चौकों पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में पब्लिकली गुफ्तगू करके उन पर अटैक करते हैं और एलीट कैप्चर की इकानमिस्ट भी बात करते हैं। तो ये फैमिली स्पेसिफिक लॉज जो हैं, ख़ानदान, क्योंकि मैं इसे आली गैर की समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ मैं, तो ये सारे के सारे कवानीन जो हैं वो एक ख़ानदानी मफादात की तरफ हमें जाते नज़र आते हैं। हाँ, हालांकि आइन सुप्रीम है पार्लियामेंट और हम उसकी ताज़ीम भी करते हैं, तो ये क्या पार्लियामेंट का भी जो है जिस तरह मैशत का एलीट कैप्चर हुआ है पार्लियामान का भी हो गया, ये तासुर गलत है, ये दुरुस्त? जाहिर है जी, पार्लियामान को जो पार्टियों के ज़ोमा हैं वही चलाती हैं। ये तो हमेशा से होता है ना कि पार्लियामान में फैसले यकीनन होते हैं कुछ तबकात के मुफाद में, कुछ खानदानों के मुफाद में, लेकिन ये चलता रहता है मामला। उसमें एक उमूमी मुफाद भी कई दफ़ा शामिल हो जाता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जो अपील की बात की गई है उससे अगरचे सरेदस्त फ़ायदा कुछ खानदानों को या अशखास को होगा, लेकिन आगे चलकर इसका जो फ़ायदा है मैं समझता हूँ और लोगों को भी होगा। और जो एक अपील का हक जिसका हम जिक्र करते हैं कि शरन भी ज़रूरी है, आइन के मुँह से भी ज़रूरी है, वो अगर मिल जाता है तो फिर वो सबको मिल जाएगा। सो अगरचे आज शायद कानून साजी किसी मखसूस मकसद के लिए की गई हो, लेकिन उसका असर जो है आइंदा चल के वो एक उमूमी सतह पे हमें नजर आएगा। अच्छा राज साहब, एक फरमाइएगा कि यानी अमूमी तौर पर अगर मैं और रहनुमाई चाहिए आपकी, आर्टिकल 1 से लेके 40 तक जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं, 38D है गालबन, जिसमें वो तो वो आइन तो है, इट हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस फॉर डेकेड्स, उस पर तो कोई आज बात नहीं करता। उसमें यह भी लिखा है कि अगर बूढ़े हो जाओ तो रियासत तुम्हारा ख्याल रखेगी, इलाज करेगी, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ। इस पर आज तक पार्लियामान हिली नहीं है। बाकी ये अपनी लड़ाइयों में इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरा तसर गलत हो सकता है, आप क्या कहते हैं? देखिए, आइन में हमारे आर्टिकल 8 से लेकर 27 या 28 तक जो शिकें हैं वो बुनियादी हुकूक हैं। उसके बाद 29 से 37, 38 तक उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। उसके हवाले से तशरीह ये है सुप्रीम कोर्ट की कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे हत्तुल इम्कान अमल होना चाहिए। जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे तो फरार मुमकिन नहीं है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे किस हद तक हमारी मुकन्नना ने अमल किया है, फिर उस पर बहस हो सकती है। कुछ चीज़ें तो जाहिर है हमने देखी हैं, सेहत कार्ड आया, कुछ और चीज़ें आप देख लें, पेंशन ग्रेचुटी के कवानीन आए। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं है कि कभी भी अवाम के मुफाद में कानून साजी नहीं हुई, ये होता रहा है। अच्छा राज साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, आजकल बड़ा शोर मचा है, ये 4-3 का फैसला है, 2-3 का फैसला है, आप क्या समझते हैं ये? क्योंकि आम आदमी तो आपकी तरह माहिर कानून नहीं, क्या ये असल हकीकत है? क्या ये तजादत क्यों है ऐसे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने अपना एक इख्तलाफी फैसला दे के कह दिया कि वो 4-3 का फैसला था, तो जाहिर है ये बहस जो है इसमें एक जान पड़ गई है। मैं अपनी सतह पे तो वाज़ेह हूँ कि ये 3-2 का फैसला था। देखिए, जो बेंच पहले बैठा था, 9 रुकनी बेंच, उसमें से 2 जज साहिबान ने कहा हम आइंदा नहीं आगे बैठना चाहते, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 2 दीगर जज साहिबान ने एक हतमी फैसला दे दिया। ये सब कुछ 23 फरवरी को हुआ। उसके बाद बड़ी अहम पेशरफ्त हुई 27 फरवरी को। 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। ये एक बहुत अहम लफ्ज था। रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मेरी नज़र में मुकम्मल तौर पे एक नया बेंच बन गया, और जो पिछला 9 मेंबर बेंच था उसमें अगरचे 2 जज साहिबान ने फैसला दिया था, लेकिन उस बेंच का कोई फैसला नहीं था, कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था, और वो बेंच तहलील हो गया। उसके बाद एक 5 मेंबर बेंच बना जिसमें 3-2 की अक्सरियत से एक फैसला हुआ। तो मुझे इस हवाले से तो इत्मीनान है कि ये एक अक्सरियती फैसला 3-2 से था, 4-3 से नहीं था, अगरचे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया है। लेकिन मैं बसद एहतराम ये समझता हूँ कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का हुक्म 27 फरवरी का है वो बहुत अहम है। उसको सामने रखे बगैर कोई बात करना दुरुस्त नहीं होगी।
अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि गुजारिश ये है कि इन्होंने जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, हालांकि कभी इन्होंने अवाम के लिए तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ के लिए कोई रोल अदा नहीं किया। इधर 18वीं तरमीम हो जाती है, BA पास या तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म। क्या अब ये जो अब आइन में तरमीम की है, इससे नवाज शरीफ और मोहतरम जहांगीर तरीन और या जितने भी लोग हैं वो भी इस अपील कर सकते हैं इस केस के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद? ये सुनने में तो यही आ रहा है, मेरे सामने अभी मुसव्वदा नहीं आया। देखिए, दो तरह की अपीलें मुज़ाहिर की गई हैं। एक तो ये कि आइंदा अगर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई फैसला होता है तो उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी, वो तो आइंदा की बात है। लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि एक अपील और दी गई है कि माजी में भी अगर किसी के खिलाफ फैसला हुआ है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, तो वो अब 30 दिनों में अपील दायर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक नई बात है और जाहिर है इसका फायदा उन्हीं हजरात को होगा जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से नाअहल करार पाए हैं या उन पर कोई और कदगन लगी है, तो वो एक बड़े बेंच के सामने अपना मुकदमा लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें छूट मिल गई है, वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच के सामने, वो 5 मेंबर होगा या 7 मेंबर बेंच होगा, जितनी तादाद में बेंच ने उनके खिलाफ फैसला किया था उससे बड़ी तादाद का बेंच होगा और सुप्रीम कोर्ट के 7 या 9 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनके मामले को असर नौ देखेंगे। तो सलमान साहब यकीनन ठीक कह रहे हैं। हमारे एक दोस्त को ख्वाब आया है कि ये अमेंडमेंट से पहले 2-3 बड़ों की मुलाकातें हुई और मैं उसके ख्वाब के मुताबिक, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, नवाज शरीफ का केस ख़त्म होने जा रहा है, ये तो है 1.5-2 माह में आ जाएगा। आप अभी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट आइन में क्या ये चीज़ क्लियर नहीं कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है? उसको तो गवर्नमेंट मान ही नहीं रही, यही पार्लियामेंट। ये बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, पार्लियामेंट तो अब सियासत के ताबे है ना, और ये होता है। बिल्कुल आइन वाज़ेह है और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। असेंबली की तहलील से पहले और उसके बाद ये कुछ बड़ों ने फैसला किया कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने देने। वही बड़े जो शायद आलमे गैब में जीते हैं या खुद आदमे गैब हैं, गायब हैं, उनके फैसले जो हैं हमें आइन पर हावी होते नजर आ रही हैं। असल मसला इस मुल्क में यही है कि कोई कहीं बैठ के फैसला कर लेता है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आइन कुछ भी कहे, फलां शख्स पे अब एक सुर्ख लकीर लगा दी गई है, फलां शख्स अब हमारा महबूब हो गया है। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जो मुल्क में आज अफरा तफरी है, जो हमें मायूसी नजर आ रही है, वो इसीलिए है कि हम आइन को बाज तबके एक खिलौना समझते हैं। इसको इस्तेमाल करना है जब इससे फ़ायदा हासिल हो, लेकिन अगर इससे अपनी कोई जो एक दानिश में एक अरफा नस्बुलैन है वो अगर हासिल होता नज़र नहीं आता तो आइन को बालाए ताक रखो। ये रवैया मैं समझता हूँ नहीं चल सकता। इस रवैये के साथ मुल्क नहीं चल सकता और ये रवैया शुरू दिन से हमें लाहक है। इसी वजह से हम देखते हैं जो अफरा तफरी 50 की दिहाई में, कोई दिहाई भी हमारी ऐसी नहीं जो अफरा तफरी से मुयज़्ज़न ना हो। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन राजीव साहब, आप हमेशा स्ट्रिक्टली अपनी राय जो है वो कानून के ऊपर और माहिराना उसी तक रखते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। ये फरमाइए, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो कानूनदान आके कह रहे हैं कि डिवीज़न है, हमारी आला जो अदारे हैं या ख़ास तौर पर समझ रहे होंगे मैं जिस हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो ग्रुप बन गए हैं। डू यू बाय दिस? देखिए, ग्रुप इस तरह तो मुझे नहीं पता कि कोई ज़ाती शख्सी नौयत के ग्रुप हैं, हो सकता है वो हो, लेकिन आरा पे ग्रुप जो हैं वो बन जाया करते हैं अदालतों में। अगर आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखें, उनके तमाम बड़े फैसले 5-4 से होते हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट में 9 जज साहिबान होती है, वहाँ पे बिल्कुल ये हो जाया करती है तफरीक। कुछ जजों को कंजर्वेटिव जज कहा जाता है, कुछ जजों को लिबरल जज कहा जाता है। तो वो नजर आता है कि हर मुकदमे में कुछ जज साहिबान का रुझान नजरियाती तौर पे एक जानिब होता है, कुछ का रुझान दूसरी जानिब होता है। वहाँ तफरीक इस नौयत की तो हो जाती है और ये शायद हमारे यहाँ भी हो। इस वक्त हम देखते हैं कि एक नजरियाती तफरीक तो शायद है, लेकिन क्या ये इससे बढ़कर कुछ है वो मैं नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राज साहब फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो। अच्छा भट्टी साहब, राजा साहब बड़ा एक मतलब नपीतुली बात करते हैं, लेकिन भट्टी साहब इस बात से अब क्या हम इनकार करें
कि लॉज जो है पर्सन स्पेसिफिक, ख़ानदान स्पेसिफिक, हमले स्पेसिफिक। काजी साहब, एतजाज़ हसन साहब ने ज्वाइन किया। जी थैंक यू वेरी मच एतजाज़ हसन साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो मेरा यही, इस अदालती इस्लाहाती जो इस्लाहात का बिल है, कल आपने हल्का सा इशारा दिया था कि ये 2/3 से होगा या सिंपल मेजॉरिटी से होगा, तो आप क्या समझते हैं, ये कानून और आइन की जो है वो सरबुलंदी के लिए फैसला हुआ है या कुछ लोगों को जो है वो रास्ता देने के लिए हुआ है? मुझे तो इस पे जरा हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी वफाकी हुकूमत है और इतना बड़ा बिजनेस का खानदान है जो रूल कर रहा है इस वक्त। जनाब शहबाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान, बिजनेस में बहुत नाम है उनका, बहुत ज्यादा हिस्सा है उनका। वो इतना फोका बार करेंगे जो चाहेंगे कि वो लेजिस्लेशन में उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, किसी मशवरा किसी से मतलब है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी किसी ने नहीं किया। आजम नज़ीर तारड़ एक खुशगवार झोंका है इस पार्लियामेंट में, क्योंकि वो बड़ा तहजीब से और बड़ी शीरीं गुफ्तारी से बात करता है, पर यूं लगता है कि उसने भी कानून को और इसको उजलत में देखा है और स्टडी नहीं किया। बात यह है कि जो वो चाहते हैं वो उसके लिए तो बिल्कुल ये फोका वाफा है। पहले आप अपील का ले लें, अपील प्रोवाइड करना बहुत अच्छा सोच है और मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। अपील के बगैर मैं तो 15-20 साल से लगा हुआ हूँ। चीफ जस्टिस को भी कहा अपील रखें, 184(3) में आखिर कोई हार पे आखिर तो नहीं होता, तो वो ये तो अच्छा काम है। लेकिन किया इस तरह है कि फोका फायर है। आप एक अपील और एक फैसले पे इस वक्त उनकी नजर है, वो 1 मार्च 2023, अभी 1 मार्च, ये इसी मार्च के पहली तारीख को जो 5 मेंबर के जजेस के बेंच ने किया था। पर मैं उस पर आता हूँ। अपील का हक 184(3) के तहत एक फैसला दे देती है सुप्रीम कोर्ट। फॉर इंस्टेंस उसके तहत मेरे राइट्स कुछ आ जाते हैं आईनी, और ये जो फैसला दिया है इन्होंने, मैं अब इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी ये जो इलेक्शन कराने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों का मामला, उस पे आ जाता हूँ बाकियों। अब उसमें आईनी शिकों की बुनियाद पर फैसला हुआ है। आर्टिकल 220, 190, आर्टिकल 218 और एक और आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224, जिसमें उन्होंने निकाला नतीजा कि आइन का तकाजा ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। अब ये निकाल के नतीजा किसने निकाला है? 5 मेंबर जज ने, मैं बेंच ने। 5 मेंबर बेंच की उस ऑर्डर का पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है कि बाय ये मेजॉरिटी ऑफ 3-2 हम ये फैसला दे रहे हैं, और वो आखिरी फैसला है, हतमी फैसला है। बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2, यानी जो 2 लोग हैं, 2 बेंच पे जो बैठे हुए हैं, वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि 5 मेंबर बेंच है, 7 मेंबर नहीं है, वो तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने 5 ने दस्तखत किए। उन्होंने कहा बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 हम ये फैसला दे रहे हैं, और 2 जो है माइनॉरिटी, उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस एक पूरी लिख दी है। अब लेकिन ये मान रहे हैं कि ये 5 मेंबर है, 7 मेंबर नहीं है, तो 4-3 तो हो ही नहीं सकता ना। वो बात खराबी है बिस्यार। वो पश्तो में कहते हैं, सुना है कि वली खान कहा करते थे कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो ये बाद में अगर आपको याद आए कि हम तो 6-7 जज थे, 3 नहीं थे, तो फिर आपने क्यों लिखा? क्यों आपके भी दस्तखत डॉक्यूमेंट में है जिसमें पहला जुमला ही है बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2? तो 5 जजेस का बेंच, अब 5 जजेस के बेंच ने एक हतमी फैसला कर दिया। उसमें राइट्स क्रिएट हो गए सारे पंजाब के, सारे खैबर पख्तूनख्वा के। पंजाब अकेला 10 करोड़ अवाम में से जितने वोटर हैं, अगर 2 करोड़ है, 3 करोड़ वोटर हैं, उन 3 करोड़ का हर एक का राइट हो गया कि 90 दिन के अंदर उसकी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी। और आइन का पहला जो इब्तदाइया उसी में लिखा हुआ है कि whereas sovereignty belongs to Allah, it shall be exercised in the name of the people
by the chosen representatives of Pakistan, by the chosen representatives. अब chosen representatives वो ये तो नहीं है chosen by the people जो निगरान है, ये तो 91 दिन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब जो 5 जजों का फैसला है वो जैसे मैंने कहा कि फाइनल फैसला, अब उससे राइट्स क्रिएट हो गए। अब किस तरह आप ये कर सकते हैं कि बाई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नॉट बाई एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर, खालिसतन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर जो राइट क्रिएट हुआ है, जो फैसले के तहत 1 मार्च के फैसले के तहत सारे पंजाबियों में, पंजाबी वोटर्स में, हर एक में ये राइट क्रिएट हो गया। उसको आप किस तरह बाई थ्रू ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नॉट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप चेंज कर सकते हैं, वो छीन सकते हैं उनसे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप प्रोसीजर को टच कर सकते हैं, प्रोसीजर या ज़ाब्ता जैसा फौजदारी है, ज़ाब्ता दीवानी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, वो प्रोसीजर को आप, ज़ाब्ते को, तरीके को आप अफेक्ट कर सकते हैं कि वो हो तरीका, वो हो राइट अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसको हासिल करने का तरीका जो है वो लॉ में दिया हो कि जी आप दरखास्त देंगे, 3 कॉपियां देंगे दरखास्त की, आई में तो नहीं लिखा होगा, ये कानून में लिखा होगा कि किस तरह उसको हासिल करना है, उस राइट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट। वहाँ आप उस तरीके को बदल सकते हैं। आप 3 कॉपियां नहीं, आप क्या 5 कॉपियां दें, आप क्या ईमेल में देंगे, आप रूल्स में लिख देंगे, सब कुछ रूल्स में आ सकता है। लेकिन ये कहना कि एक नई अपील, एक फाइनल हुआ फैसला फाइनल हो गया, अब उसके खिलाफ आप बाई लॉ, नॉट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो मुझे कोई उस पर नहीं मसला, क्योंकि फिर आईनी को तब्दील कर दिया 2/3 अक्सरियत से। जो आइन साज अक्सरियत है वो 2/3 है कौमी असेंबली में, 2/3 है सेनेट में। वो अगर आइन साज अपने आईने को फिर बदल ले तो ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निकाहे आईना साज में वाली बात है। अगर तो उसको शिकस्ता करते हैं आप आईनी तरमीम से आइन के आईने को, तो वो तो, लेकिन ये लॉ बाय सिंपल मेजॉरिटी पास करके ये समझते हैं कि अपील प्रोवाइड हो गई। अपील नहीं उनके फैसलों के खिलाफ हो सकती, अच्छी जरूर होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अपील नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपील इस तरह नहीं आ सकती मारज़ वजूद में। और इसको सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट स्टेप है सुप्रीम कोर्ट इसको। थोड़ी सी एक बात, नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता है कुछ सियासतदान ये सब किया जा रहा है, इससे पहले मीटिंग भी हुई, अच्छा उनकी तो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, क्या अब वो आते सारियां वहां से अपील कर सकते हैं? ये फायदा अब उनको भी मिलेगा नवाज शरीफ साहब को? नहीं, देखें इसमें 2-3 और चीजें भी निकल आती हैं। एक तो जो मफरूर होना, वो अपना राइट टू अपील ही वहां बैठता है, यही याकूब अली साहब की जजमेंट है और बड़ी मुस्तनद जजमेंट है, उसको फॉलो किया जा रहा है तो 60-70 साल से। अब वो ये जो है, ये तो नवाज शरीफ साहब, तो अगर कोई और आम पाकिस्तानी तो वो अपना राइट टू अपील फॉरगो कर चुके। उन्होंने फैसला कर लिया मैं लंदन में रहूंगा, अदालत में वापस नहीं आऊंगा। 4 साल उन्होंने 8 हफ्ते की बजाय 4 साल लगा दिए, तो वो तो उनका वैसे तो सुना ही नहीं जाना। पर खैर अगर सुनी जाती है उनकी अपील, तो उनकी मफरूरी जो है सबसे ज्यादा उसके रास्ते में हायल होगी, उनको रिलीफ देने। ये किसी और पाकिस्तानी ने किया हो तो उसको रिलीफ नहीं मिले। अच्छा एतजाज साहब, एक और मैं पहले ही प्रोफेस करता हूँ कि अहमकाना सवाल है, मगर मैंने आपसे ही सीखा है कि हम इस मुल्क में सिर्फ माजी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आइन में एक तरमीम ले आए ये बेंच के मामले पे कि नहीं ये 4-3 वाला ठीक है, तो इसका भी कोई एहतमाल है कि पार्लियामान में आपको पता है राजा रियाज साहब की बड़ी वाइब्रेंट अपोजिशन है, तो वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग? नहीं, मेरा ख्याल है उनके पास गाजी साहब 228 मेंबर ही नहीं है, 228 MNA ही नहीं है। इस्तीफा दे के जो चला गया इमरान खान, वो 140 तो वो ले गया है के करीब, वो ये सिवाय 11 जो रियाज के हैं कि 130। अब वो
उनको चाहिए 228, 342 में से 228 चाहिए। उनके पास अपने जो हाफ जो चाहिए होते हैं इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो भी नहीं है। वो उनको 186 चाहिए उसके लिए, वो उनके पास नहीं निकलते, तो उनके पास 228 कहाँ से निकल आएंगे? तो ये मेरा ख्याल है इस असेंबली में तो मुमकिन नहीं है जब तक वो इमरान खान के सारे बंदों को वापस ले, और वापस नहीं ले सकते। वो इस्तीफे हो गए, वो खत्म हो गया मामला, आगे चलेगी दुनिया। अब इसी तरह ये जो है, जो इम्तिहान है बड़ा, मैं आपको ये अर्ज कर दूं प्लीज, मुझे ये अर्ज कर दूं, जो इम्तिहान बहुत बड़ा है इन जजेस का, अभी भी है, अभी भी है। ये अभी कोई कल ये कानून नहीं बन जाएगा, इसमें कल पास करेगा सेनेट इसको पास करेगा तो प्राइम ये भेजा जाएगा नेशनल असेंबली की जानिब से सदर को। सदर 10 दिन ले सकता है इस पे कंसिडर करने से, फिर 10 दिन के बाद वो ओपिनियन देगा कि जी आपने तो बाई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने की कोशिश की है, ये आपकी कोशिश नाकारा है। वो और लेगा कि आपका मोटिव क्या था, इसमें मोटिव भी आएगा। वो 8-10 सवाल करके और वजीर आजम को भेज देगा। अब वो जब वापस आएगा, वो आएगा तो असेंबली में, अगर असेंबली उसको फिर पास कर देती, फिर भी सदर के पास और टाइम है, वो कम से कम तो 20 दिन के 22 दिन सदर को ये मिल जाते हैं, सदर के आने जाने, तो वो पूरे दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्टेस्ट होगी। इसमें ये छोटी सी बात नहीं है कि जी आप कुछ छोटा सा आम कानून पास नहीं किया जा रहा, ये तो बड़ा आईन में तरमीम, और ये मैं मानता हूँ आर्टिकल 191 के तहत आप राब्ता या प्रोसीजर या जो उसका तरीक़ेकार है उसके। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक ब्रेकिंग है खबर, मैं वक्त की इख्तिसार की वजह से कि मैं देख रहा हूँ कि ये एक ट्वीट भी असनात मलिक साहब की आई है कि ये कह रही है जस्टिस काजी फायज ईसा एंड जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेल्ड दैट hearing of all cases under Article 184(3) be postponed till amendments in Supreme Court rules in 1980 related to discretionary power of CJP to form benches. Justice Shahid Waheed, however, dissented with their opinion. इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ कारी साहब, कल 2-3 दिन से लगा हुआ कि ये भी वही चीज है। असल में बात है इस वक्त कौन से जजेस नजरिया जरूरत वाले कैंप में है, जो जिसकी वर्षा चीफ जस्टिस मुनीर से चलता है, और कौन से नजरिया जरूरत के खिलाफ वो सिलसिला कॉर्नीलियस से चलता है। अब उमर बंदयाल तो ये लगता है कि खड़े हैं नजरिया जरूरत के खिलाफ, और अब काजी और बाकी सारे जो उमर के चीफ जस्टिस के इन इक़दामात को, चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? चीफ जस्टिस कह रहा है कि आइन में 90 दिन लिखे हुए, 90 दिन में आप इलेक्शन कराओ। हाँ, अगर बिल्कुल कोई ऐसा है तो 10-15 दिन आपको ऊपर दे देते हैं, वो बड़ा रीजनेबल बात। 10-15 दिन आप उसमें कराओ और इलेक्शन कराओ। वो कहते हैं 90 दिन तो ठीक है, लिखा हुआ है, अदालत में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है, पर इस वक्त जरूरत ये है कि फौज लगी रहे बॉर्डर पे, रेंजर अपनी ड्यूटीज पे, और पैसा हम किसी और मिड से निकाल के इधर ना लगाए। जरूरत ये, अब ये नजरिया जरूरत जवाज बनता है आइन से गुरेज का। अब एक तरफ एक चीफ जस्टिस खड़ा के आइन, दूसरे क्या नहीं जरूरत। अब जरूरत हमारी है कि अक्टूबर में भी हम कहेंगे कि जी ये इलेक्शन नहीं हो सकता, जरूरत हमारी तो नहीं है कि इलेक्शन हो। अक्टूबर में भी आ जाएंगे तो नजरिया जरूरत लग जाएगा, मार्च तक ले जाएंगे, फिर अगले मार्च में पहुंचेंगे। तो एक तो जो आज इन्होंने अमेंडमेंट की है और जो आइन पे वाज़ेह लिखा है 90 दिन में इलेक्शन,
ये बदाहिर बादियुल नज़र में लग रहा है 90 दिन में हुकूमत नहीं, तो आप इस पे अदालतों पे, इंसाफ पे और सियासत पे क्या इसके असरात देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखें जी, ये डिपेंड करता है। अभी भी कुछ जजेस ऐसे हैं, अभी भी ऐसे जजेस हैं जो नजरिया जरूरत के साथ नहीं खड़ा होना चाहेंगे, और दो इस वक्त वो शायद चीफ जस्टिस के मुखालिफ कैंप है। अब मैं जो कहता रहा हूँ 2 साल से कि सुप्रीम कोर्ट फटी हुई है, तकसीम हुई हुई है, वो साबित हो रहा है। अब ये जो फैसला है कि आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि काजी सैयद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये किया है कि ये जो उस वक्त तक कोई सुओ मोटो या 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन ही ना एक्सरसाइज की जाए जब तक वो लॉ पास नहीं होता। भाई पहली तो बात है वो लॉ पास भी हो जाए, वो लॉ 184 की ज्यूरिसडिक्शन के किसी जजमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। प्रोसीजर इन फ्यूचर कर सकती है, बट जजमेंट को जिसमें राइट क्रिएट हो चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स हैं, वो लॉ से आपके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे लॉ, उसके नीचे ज़ाब्ता होता है। अब वो लॉ से चेंज नहीं कर सकते आप स्टैट्यूट किसी का। तो ये चीज यहाँ चीफ जस्टिस खड़ा, उसके मुखालिफ जो है वो नजरिया जरूरत मुनीर, फिर अनवार उल हक साहब, फिर इरशाद हसन खान साहब। इतराज साहब, आई हेट टू स्टॉप यू इन द मिडल ऑफ सच एंगेजिंग, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बटी साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा, मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं है, आपने मुझे ब्रेक से वापस आके बताना है नज़रिया ज़रूरत क्या होता है, नज़रिया ख़ानदान क्या होता है, नज़रिया ग़ुलामी क्या होता है, पाकिस्तान में नज़रिया माल पानी चलता है। माल पानी। एक ब्रेक के बाद ये सारी बातें बटी साहब से पूछेंगे, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। अच्छा बटी साहब, ये आईनी तरामीम की क्यों तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? देखें, निहाल हाशमी साहब जैसे देवकामत शख्सियत जो है, उनको खड़ा करके किसी शरीफ आदमी पे जनाब वो जो है कीचड़ उछाल दें, या राना मशहूद साहब जैसे तारीखी लीडर जो हैं वो खड़े होकर 1-2 धमकियाँ लगा दें, तो तरमीम की ज़रूरत पड़ती है। चलें, ये तो बिसाइड द पॉइंट, मैं ऐसी बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, ज़रा सुनिएगा मरियम साहब। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा गौर से देखें, फ्री आटा बिक रहा है, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबी कतारें साफ लेने वालों की लगी हुई हैं। क्या इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है? चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि लैपटॉप्स के लिए 20 अरब है, इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, हम आपके खिदमत में अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। देखिए कि भट्टी साहब क्या आइन तरमीम कर रही है किसी शरीफ आदमी पे? जनाब आप शुरू हो जाएं तो या इस तरह करें, माफ़ी चाहता हूँ सवाल पूरा कर लूँ, और अगर फिर भी कुछ थोड़ा चाहिए तो एक ट्राली जो है पत्थरों की भर के ले जाएं। क्या ख्याल है? कई साहब, गुजारिश ये है कि हमारे एक दोस्त आजकल अक्सर कहते हैं, आपके साथ भी मुलाकात थी, इस मुल्क में अब सर्वाइवल के लिए आपकी पुश्त पर माफिया, कब्जा ग्रुप, हराम का पैसे लेने वाला, जिसकी जेब में 8-10 ताकतवर हो, अदरवाइज शरीफ मुल्क के लिए पाकिस्तान नहीं रहा। ये पाकिस्तान, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चीफ जस्टिस साहब को ऐसे मुहातब होकर डिक्टेशन दे रही थी कि मेरे जैसा आम आदमी अपने किसी भी बंदे को नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है। इमरान खान को कह रही है आइन शिकन, आइन ये कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, चीफ जस्टिस कर 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तो वो उसको कह रही है सबसे बड़ा इल्ज़ामात है। काजी साहब, पहले तो हमने आइन शिकनी की नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके, नहीं, हम तो एक कानूनी मार्शल लॉ के जरिए आए थे ना, नहीं आइन शिकनी की, आइन शिकनी हुई थी के दौर में। तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मान के, सिंपल सवाल है 90 दिन में इलेक्शन होने, ये 3-4-2 जज का फैसला। और मरियम नवाज साहबा किस कैपेसिटी में कह रही हैं कि 20 करोड़ हमारे पास, 20 अरब है नहीं, 60 अरब 3 दफा इलेक्शन कराने के लिए है। इनके पास सरकारी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या अख्तियार है? ये चीफ जस्टिस को कैसे मुखातिब हो रही है यार? टू मच यार। अच्छा कुछ मैंने अच्छा नहीं, किसी लीडर को दिखाएं तो कुछ लोग कहते हैं इसको दिखा क्यों रहे हो?
और मोहतरमा डेढ़ घंटा खान को तो कल से मैं कुछ बातें ना इतना, अब ये आइन शिकनी और कानून को पांव तले और अखलाकियात को जो दफन कर रहे हैं, राहत तरीन ने जो गालियां दी हैं। भट्टी साहब, ये उर्दू पॉइंट वालों ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, कुछ जलसा बहुत बड़ा हुआ है और हम मुबारकबाद भी देते हैं। वैसे उर्दू पॉइंट वालों का मुहासबा होना चाहिए भट्टी साहब। कैसा गुजारिश ये है, कौन चीज़ें क्यों चला रहे हैं? मैं सिंपल बात, इनके पास पब्लिक इनके साथ होती, ये चले थे इमरान खान को माइनस करने, अवाम ने इनको माइनस कर दिया। ये आज ही इलेक्शन करा दें 30 अप्रैल को। इमरान खान का खौफ क्या है? क्यों 125 मुकदमे बीच में 40 दहशतगर्दी के मुकदमे कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से इस अवाम ने, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने उसने वज़ीर आज़म बना लेना है। उस डर के मारे कभी पार्लियामेंट जो मुकद्दस है, जिसमें अवाम के हकूक़ की कभी बात नहीं हुई कि मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, एक आदमी ने घर बनाया, उसको वापडा का मीटर बगैर हराम किया, पैक करप्शन किए लग जाए, लाइसेंस मिल जाए। ये साहब इस वक्त हम ये तफसीलात आपको बता रहे हैं। खान साहब पर कोई 140-41 पता नहीं कितने मुकदमे हैं और पता नहीं कौन से, एक ही दिन में इमरान खान पर 15 मुकदमा दर्ज किए जाने का इंसाफ, यानी कि आइन की तरफ ही हो रहा है ना। मरियम कहती है कि लाडले को बार बार रिलीव मिला अदालतों से। वो भाई कोई ये पाकिस्तान में लीडर तो बताओ जिसको 10 महीने में 125 मुकदमा दर्ज हुआ, असद उमर पर, फवाद चौधरी पर, शिबली फराज पर, आदम सवाती पर, कौन सी लीडरशिप पे आपने पर्चे नहीं दिए? आप तो हुकूमत तो दहशतगर्द तो पर्चा कराओ हुकूमत, इसका नाम PDM नहीं हो, ये होना चाहिए मुकदमा कराओ हुकूमत। लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह? जान नहीं है, हिम्मत नहीं है। नहीं, गिरफ्तार करते हैं जिसके साथ 20 करोड़ आवाम हो और 22 करोड़ आवाम हो, उसके लिए जीने बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि मुकदमा जाली है। मैं आज आपकी इस बात पे साहब ये मुल्क माफिया चला रहा है कि नहीं, सिर्फ कुछ माफिया, जो भी साहिब अख्तियार देख रहे हैं के वास्ते अपनी नस्लों के लिए ये इसको प्लीज़ मेंट दिस ऑल दिस, वरना यकीनन जिस आदमी में थोड़ी सी शर्म या एक वीज़ा और एक टिकट है वो यहाँ से निकल जाएगा। खुदा रहा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।